जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पोते का प्रेम। राधा जी अपनी बहू अंजलि से हाथ जोड़कर बोली, बहू बस मुझे एक रोटी दे दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अंजलि चिल्लाकर बोली, हट बुढ़िया, मैं तेरी कोई नौकरानी हूँ क्या जो दिन भर तेरे लिए रोटियां ही पकाती रहूं? नहीं है तेरे लिए कोई रोटी वोटी। चुप करके सीधे से अपने कमरे में चली जा बुढ़िया, नहीं तो वहीं आकर तुझे बहुत मारूंगी। दिमाग खराब करके रख दिया है इस बुढ़िया ने मेरा। बैठे बैठे बुढ़िया को रोटी मांगने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। जब देखो चिल्लाती रहती है, रोटी दे दे रोटी दे दे। राधा जी हिम्मत करके फिर से मरी सी आवाज में बोली, बहू बस एक रोटी दे दे, अगर रोटी नहीं तो जो भी पड़ा हो घर पर थोड़ा बहुत वही खाने को दे दे। इतना सुनते ही अंजलि गुस्से से दौड़ती हुई अपनी सास के पास आई और जोरदार दो थप्पड़ अपनी सास के गाल पर जड़ दिए और शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, अगर अब की बार मुझसे रोटी मांगी तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। बुढ़िया किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। पहले अपने पति को चैन से नहीं जीने दिया तो वो भी तुझे यहाँ छोड़कर भाग गया, और अब तू मुझे भी चैन से जीने नहीं दे रही। लेकिन मुझे अपने पति की तरह मत समझना कि तुझसे परेशान होकर जैसे तेरा पति भाग गया वैसे ही मैं भाग जाऊंगी। ऐसी गलत फहमी में बुढ़िया बिल्कुल भी मत रहना, बल्कि बुढ़िया मैं तो उल्टा तुझे ही यहाँ से भगा दूंगी, पर खुद कहीं नहीं भागूंगी। अंजलि अपनी सास को बुरा भला कहकर अपने कमरे में चली गई। राधा जी अपने गाल पर हाथ रखकर जोर जोर से रोए जा रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बहू की मार का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज राधा जी अपने ही घर में अपनी ही बहू के हाथों से मार खा रही थी। बहू की मारा हुआ थप्पड़ राधा जी का दिल और दिमाग झेल नहीं पा रहा था। राधा जी अपने कमरे में एक कोने में दीवार से लगी हुई बैठी थी। बहू ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान में असहनीय पीड़ा हो रही थी। अपनी बेबसी, लाचारी और नासमझी पर आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। राधा जी के पति एक सरकारी बैंक में कर्मचारी थे, मोहन भंडारी जी, और राधा जी का इकलौता बेटा था जिसका नाम आलोक और बहू का नाम अंजलि था। आलोक का भी एक ही बेटा था जिसका नाम वंश था। मोहन भंडारी जी बहुत ही सीधे साधे और दयालु सज्जन व्यक्ति थे। राधा जी उन्हें हमेशा ताने मारती रहती थी। घर में कोई काम भी खराब हो जाता तो उन सारी चीजों का दोष वो अपने पति पर डाल दिया करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे बहू और पोते से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम तो मोहन जी भी सबसे करते थे, खासकर अपनी पत्नी राधा जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कभी अपना प्रेम जता नहीं पाए, इसलिए उनकी हर बात चुपचाप सुन लिया करते थे। परंतु जब से मोहन भंडारी जी रिटायर हुए थे और घर में रहने लगे थे, तब से राधा जी उन्हें बात बात पर टोका करती थी। धीरे धीरे उनका मन विचलित होने लगा और वो स्वयं को दोषी समझने लगे। मोहन जी अपने पोते वंश से अत्यधिक प्रेम करते थे। वंश को लुधियाना में जॉब मिल गई थी और उसे गए हुए 8 महीने हो चुके थे। जब तक उनका पोता वंश घर पर था तब तक मोहन भंडारी जी का मन घर में लगा रहता था, परंतु जब से वंश लुधियाना चला गया तब से मोहन जी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। सबके होते हुए भी उन्हें अपना ही घर काटने को दौड़ता था। ऊपर से राधा जी छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ती रहती थी। एक दिन मोहन जी एक पत्र लिखकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए। सुबह उठते ही जब राधा जी ने पलंग के पास रखी हुई मेज पर
मोबाइल, एटीएम कार्ड और एक पत्र रखा हुआ देखा तो राधा जी तुरंत पत्र को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, राधा, मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। राधा, मैं तुमसे और बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, परंतु मैं ये कभी जता नहीं पाया। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने इस घर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अपनी जीवन में मैंने पहले कभी कोई गलत काम नहीं किया है। सीधे काम पर जाता था, पूरे दिन काम करता था और सीधे अपने घर लौट आता था, और जो भी कमाता था तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता था। फिर भी तुम मुझे हर काम के लिए दोषी समझती थी। मुझसे यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपना एटीएम कार्ड, मोबाइल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। हर महीने जो भी मेरी पेंशन आती है उसे एटीएम कार्ड से तुम निकाल लिया करना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम और बच्चे हमेशा खुश रहना। पेंशन की रकम तुम्हें हर महीने मिलती रहेगी, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगा ऑफिस में जाकर साइन करता रहूंगा। अगर पेंशन आनी बंद हो जाए तो समझ लेना अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। आपका अभागा पति, मोहन भंडारी। पत्र पढ़ते हुए राधा जी के होश उड़ गए और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहन जी उनकी बातों को दिल से लगा लेते हैं। वो तो अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सारा दोष उन पर लगा देती थी। मोहन जी के जाने के बाद उनका एटीएम कार्ड और मोबाइल बेटे ने अपने पास रख लिया। राधा जी अपने पति के जाने के सदमे से पूरी तरह से टूट चुकी थी, और उनका पोता वंश भी यहाँ नहीं था जो अपनी दादी को संभाल लेता, क्योंकि वंश अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था और दोनों दादा दादी भी वंश पर अपनी जान छिड़कते थे। मोहन भंडारी जी और वंश के जाने के बाद राधा जी के बेटे और बहू ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी बहू कितनी ही बार उन्हें खाना नहीं देती थी और कभी राधा जी पर हाथ भी उठा देती थी। आज भी यही हुआ था और राधा जी भूखी थी, इसीलिए अपनी बहू से खाने के लिए रोटी मांग रही थी, तो बहू उनको 2 थप्पड़ मार कर चली गई। आज उन्हें अपने पति मोहन जी की बहुत याद आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। जिस पति को उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं, वही उनकी ढाल भी थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे बहू ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। मोहन जी थे तो घर में उनकी इज्जत थी। मोहन भंडारी जी अब नहीं थे तो घर में उनकी कोई इज्जत भी नहीं थी। इस घर में जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। वंश को लुधियाना गए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था और आज 1 साल बाद लुधियाना से अपने घर लौट रहा था। लुधियाना जाकर वंश अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया था। आलोक और अंजलि ने आज तक उसे उसके दादा दादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वंश फ्री होकर घर फोन करता और अपने दादा दादी के बारे में पूछता तो दोनों माता पिता कोई न कोई बहाना बना दिया करते थे। इतने दिन बाद घर वापस आने की वंश को बहुत ज्यादा खुशी थी। उसने घर पर भी यह खुशखबरी दे दी थी। आज सुबह से ही अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी। अपने बेटे के आने की वजह से वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुबह से ही अंजलि किचन में घुसी हुई थी और वंश की पसंद के तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। पकवान बनाने में उसे यह भी याद नहीं रहा कि कल से उसने अपनी सास को कुछ खाने को नहीं दिया है, और अगर वंश को पता चल गया तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। वह तो बस खुशी खुशी सब कुछ किए जा रही थी। वंश लुधियाना से निकलकर घर पहुंच गया। उसने धीरे धीरे से घर का दरवाजा खोला।
और बड़ा उत्साहित होकर घर के अंदर आ गया। उसने मम्मी पापा से मिलने की बजाय अपने दादा दादी से मिलने को बहुत ज्यादा उत्साहित था। आज तो मैं 1 साल बाद घर वापस आया हूँ। दादा दादी तो खुशी से झूम उठेंगे। सोचते हुए वंश दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी मम्मी बाहर आई तो वंश को देखकर बहुत खुश हो गई। वंश ने मम्मी को धीरे से प्रणाम किया और उसे दादा दादी के कमरे की तरफ जाता देख अंजलि घबरा गई और जल्दी से बोली, बेटा थक गया होगा, पहले अपने कमरे में चल, इधर क्यों जा रहा है। उसकी मम्मी उसे बोलती ही रही किंतु वंश दादी के कमरे की ओर बढ़ता गया। उसकी मम्मी उसे रोकते रह गई परंतु वो नहीं रुका और दादा दादी के कमरे में जा घुसा। जैसे ही वंश ने कमरे में घुसा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दादा दादी के कमरे में बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी गंदी बदबू भी आ रही थी। वंश धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे की लाइट ऑन करने लगा मगर उस कमरे की लाइट ऑन ही नहीं हुई। फिर उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। कमरे के अंदर का नजारा देखकर वंश चकित रह गया। सारे कमरे में गंदगी ही गंदगी थी। कई महीनों से वहां सफाई नहीं हुई थी। सारे मैले कुचैले कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। वंश ने मोबाइल की फ्लैश लाइट कमरे में चारों तरफ घुमाई तो एक कोने में पड़ी हुई उसे अपनी दादी नजर आई। वंश दादी के पास गया और उन्हें हाथ लगाया। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। दादी डरी सहमी सी नीचे गर्दन करके चिल्लाई जा रही थी तो वंश चकित रह गया। दादी के पैरों को हाथ लगाते हुए वंश बोला, दादी मैं वंश, आपका वंश। दादी देखो मैं आ गया हूँ। दादी ने गर्दन उठाकर उसका चेहरा देखा। उसे देखते ही प्यार करने लगी। मेरा वंश, मेरा बच्चा, तू इतने दिन से क्यों नहीं आया। और कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। वंश ने सबसे पहले दादी को उठाया और अपने कमरे में ले गया। उसकी मम्मी यह सब देखकर तिलमिला उठी। वंश ने अपनी दादी को कमरे में बेड पर लिटा दिया और खुद भी उनके पास बैठ गया। दादी वंश से बोली, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दे। दादी की बात सुनकर वंश रोने लगा और दौड़ा दौड़ा रसोई घर में गया। उसके आने की खुशी में उसकी माँ ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए थे। वही थोड़ा थोड़ा सा थाली में डालकर अपनी दादी के लिए जाने लगा तो उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वंश ने अपनी माँ के हाथों को छिड़क कर जल्दी जल्दी साड़ी लेकर चला गया और जाते ही दादी को सहारे से उठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। दादी को खाना खिलाते खिलाते वंश की आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा, ये वही दादी है जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सबको खिलाती थी और आज वही दादी खाने के एक निवाले के लिए तड़पती हुई अंधेरी कोठरी में पड़ी हुई थी। वंश अपने हाथों से दादी को खाना खिला रहा होता है। वर्षों से भूखी उसकी दादी पागलों की तरह खाना खाती है। जब उनका पेट भर गया तो वंश ने थाली रखी और उनका मुंह अपने हाथों से साफ कर दिया और उनकी गोद में लेट गया। दादी अब आप ठीक है ना। वंश ने जब अपनी दादी से पूछा तो दादी ने कहा, हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात तो बता, तू जल्दी क्यों नहीं आया, इतने दिनों में क्यों आया, क्या तुझे हमारी याद नहीं आई। दादी आई थी ना, आपकी और दादाजी की तो बहुत याद आई थी, लेकिन दादी क्या करूं, मैं आ ही नहीं सका, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए अब आ गया हूं ना। अब आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादी यह बताओ दादाजी कहाँ हैं, किसी काम से बाहर गए हैं क्या। इधर जब से आया हूँ वो दिखाई नहीं दिए। यह सुनते ही दादी पोते को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वंश ने दादी को चुप कराया और कहा, दादी आप रो क्यों रही हैं और दादाजी कहाँ हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। दादी रोती जा रही थी।
चुप ही नहीं हो रही थी। वंश उन्हें अपने सीने से लगाकर चुप करने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर में दादी चुप हो गई और बोली, बेटा क्या बताऊं, तेरे दादाजी को घर छोड़े हुए 7 महीने गुजर चुके हैं। आज तक वापस लौट कर नहीं आए। मेरी आंखें उनकी राह देखते देखते थक चुकी हैं। बेटा, तेरे दादा जाके जाने के बाद मेरा जीवन नर्क बन चुका है। मैं तेरे दादाजी से लड़ती झगड़ती थी। जब तक तो मेरे साथ थे, मैंने उनकी कदर नहीं की। आज जब वे मेरे साथ नहीं हैं, तो उनकी कमी, उनका प्यार, उनकी कदर का एहसास हुआ। वह एक पत्र, मोबाइल और अपना एटीएम कार्ड मेरे लिए छोड़ गए थे। मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं, उनके बिना कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद कई दिन तक मुझे खाना नहीं मिलता। दादी रोते हुए सब कुछ वंश को बताती जा रही थी। यह सब सुनकर वंश चौंक गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वंश बोला, दादी, वो पत्र मुझे भी दिखाओ। और आपको कौन मारता है? दादी बोली, नहीं बेटा, मुझे कोई नहीं मारता। वंश ने दादी का हाथ अपने सर पर रखा और बोला, आपको मेरी कसम है दादी, मुझे बताओ, आपको कौन मारता है? दादी उसके सर से अपना हाथ हटाकर बोली, बेटा, मेरी ही गलती होती है जो तेरी माँ का हाथ उठ जाता है। यह सुनते ही वंश की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई और माथे पर बल पड़ गए। वंश गुस्से में खड़ा हुआ तो दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। उसका हाथ अपने सर पर रखकर बोली, तुझे मेरी कसम मेरे बच्चे, जो तूने किसी को भी कुछ भी कहा। ठीक है दादी, आप कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। तभी उसकी मम्मी उसे खाने के लिए आवाज लगाने लगी, तो वंश ने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। किंतु दादी के कहने पर दादी को आराम से लिटाकर खाना खाने के लिए चला गया। उसकी माँ उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वंश ने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वे दादी को सोता देख कमरे का दरवाजा बंद करके अपने दादाजी को ढूंढने घर से बाहर निकल गया। वंश पूरे दिन अपने दादाजी को ढूंढता रहा, पर उसके दादाजी उसे कहीं नहीं मिले। थक हार कर वंश घर लौट आया। दादी अभी भी सो रही थी। दादी के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगा। तभी वंश के पापा कमरे में आए और उससे बात करने लगे और अपने साथ बाहर चलने को कहने लगे, परंतु वंश ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। शोर सुनकर दादी जाग गई तो वंश ने उन्हें पत्र दिखाने को कहा। दादाजी उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और अपने बक्से से पत्र निकालकर वंश को दे दिया। उसे पढ़कर वंश की आंखों से आंसू बहने लगे। वंश अपनी दादी से बोला, दादी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, दादाजी को मैं जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे। रात हो चुकी थी। वंश ने रात में ही अपना और दादी का सारा सामान पैक कर लिया और सुबह सवेरे दादी को लेकर घर से जाने लगा तो उसके मम्मी पापा उस पर बरस पड़े। वंश को बहुत गुस्सा आया और बोला, जो आप लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, वही मैं भी अपने माँ बाप के साथ कर सकता हूँ। मेरा भी हाथ उठ सकता है, इसलिए जो भी कर रहा हूँ उसमें आप बाधा डालने की कोशिश ना करें। यह सुनते ही दोनों पीछे हट गए। वंश अपनी दादी को लेकर एक किराए के मकान में आया, जो उसने अपने दोस्त की मदद से, जब वह अपने दादाजी को ढूंढने आया था तभी उसने मकान किराए पर ले लिया था। वंश ने दादी जी को कमरे में आराम से लिटा दिया और नाश्ता ऑर्डर कर दिया। दादी और पोता मिलकर खाना खाए। फिर वंश नहा धोकर दादी को सुलाकर अपने दादाजी की बैंक में पहुंच गया, जहां प्रति वर्ष उसके दादाजी हस्ताक्षर करने आते थे। वहां जाकर उसे जानकारी हुई कि उनके हस्ताक्षर को पूरा 1 वर्ष हो चुका है और आजकल में ही उनके हस्ताक्षर होने हैं। वंश वहां के एक अधिकारी को अपना फोन नंबर देते हुए बोला, सर, जैसे ही मोहन भंडारी जी यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए आए,
आप मुझे फोन पर बता देना प्लीज। वंश ने उस अधिकारी को सारी बात समझा दी और बता दिया कि मैं मोहन जी का पोता हूँ। अधिकारी ने वंश को वादा किया कि मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। 2 दिन बाद मोहन भंडारी जी ऑफिस में फोन आया तो वंश ऑफिस पहुंच गया। जिस अधिकारी का वंश के पास फोन आया था, उस अधिकारी ने मोहन जी को बातों में उलझा कर रखा था। वंश अपने दादाजी को देखते ही प्रणाम करता है। मोहन जी अपने सामने वंश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वंश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आप इतने दिनों से कहाँ थे? मोहन जी ने बताया, मैं घर से निकलकर वृद्ध आश्रम में रहने लगा था। यह सुनकर वंश की आंखों में आंसू आने लगे। वंश ने दादाजी को अपने साथ घर चलने को कहा तो दादाजी ने मना करने लगे, लेकिन वंश अपने दादाजी को जबरदस्ती घर चलने के लिए मना ही लेता है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। मोहन जी को अपने सामने देखकर राधा जी की आंखें भर आईं और उनके पैरों में जा खड़ी उनसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मोहन जी ने राधा जी को अपने पैरों से उठाया और सीने से लगा लिया। अपने दादा दादी को गले मिलते देख वंश बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे दादा दादी के गले से चिपक गया। वंश ने अपनी दादी पर बीती हुई सारी बातें अपने दादाजी को बताई और उनको सबक सिखाने के लिए बोला। वंश ने अपने दोस्त की मदद से कोर्ट में जाकर एक नोटिस जारी करवाया, यह घर मोहन भंडारी जी का है और आपको 10 दिन में यह घर खाली करना पड़ेगा। अगर आपने यह घर खाली नहीं किया तो प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना लगेगा। नोटिस देखकर वंश के माता पिता के होश उड़ गए। वह वंश के दोस्त से उसके घर का पता लगाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। अपने माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं। मोहन भंडारी जी उनको देखकर बुरी तरह से भड़क जाते हैं। 2-3 थप्पड़ आलोक को लगा देते हैं और कहते हैं, जो व्यवहार तुमने मेरे जाने के बाद अपनी माँ के साथ किया, उसके लिए तुम्हें कभी कोई माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से और 10 दिन में मेरा घर खाली कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर आलोक और अंजलि डर गए और चुपचाप वहां से चले गए और उन्होंने 10 दिन के अंदर घर खाली कर दिया और छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। अगले दिन वंश अपने दादा दादी को घर ले आया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। वंश के माता पिता अब इस छोटे से किराए के मकान में अपने नीच कर्मों की सजा भुगत रहे थे। कहते हैं, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।